हम लोग आज बात करेंगे, टॉपिक नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाम पर अगर हम लोग गौर करें तो साफ तौर पर दिखता है कि भाई नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी तीन वर्ड, एक आपके पास कैश, दूसरा फ्लो और तीसरा स्टेटमेंट। अब कैश की अगर हम बात करें तो भाई नॉर्मल हम लोग समझते हैं कि कैश का मतलब है वनली कैश, नहीं, ऐसा नहीं। कैश का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश का मतलब क्या है? कैश एंड कैश मतलब वो चीज जो आप बैलेंस शीट में देखे थे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, हम उसको यहां पर कैश कर रहे हैं, यहां वनली कैश को कैश नहीं कर रहे हैं। और दूसरा बात क्या है? फ्लो। अब फ्लो की बात करेंगे तो फ्लो मतलब क्या होता है? बहाव मतलब होगा क्या? आना या जाना। और स्टेटमेंट मतलब आप जानते हो कि सिंपली एक पर्टिकुलर आपके पास क्या कहते हो, विवरण, जिसमें आप किसी चीज के बारे में क्या कर रहे हो, आप ब्यौरा दे रहे हो, इंट्रोडक्शन दे रहे हो, इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। तो अब अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर बात करें तो हम लोग कहेंगे कि भैया एक ऐसा पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो किसी पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को शो करे कि भैया बिजनेस में कैश किसके वजह से आ रहा है, बिजनेस में कैश किसके वजह से जा रहा है, बिजनेस में कैश जो आया वो कितना आ रहा है, बिजनेस में कैश जो गया वो कितना गया है, और आने और जाने की वजह से कैश का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कितना होगा। क्योंकि कैश आएगा और जाएगा तो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में उसकी वजह से क्या होगा, या तो कैश क्या होगा, बढ़ेगा, या तो कैश क्या होगा, घटेगा। तो कैश कितना बढ़ा, किसके वजह से बढ़ा, कैश कितना घटा, किसके वजह से घटा, और एट लास्ट एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लास्ट में मेरे पास कैश के में कितना का इंक्रीमेंट हुआ। इस बात को शो करने के लिए हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम नाम देते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसको नाम क्या देते हैं? अब आप एक बात समझते होंगे कि एज अ बिजनेसमैन अगर आप सोचेंगे तो आप समझते हैं कि अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं तो बिजनेस को चलाते समय आप लोग याद होगा बीएसटी में पढ़े होंगे कि भैया हम लोग को फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना होगा। हम लोग को क्या करना होगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना होगा। और हम लोग पढ़े हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते समय हमको क्या करना होगा? हमको फाइनेंसिंग डिसीजन लेना होगा। हम लोग को कौन सा डिसीजन लेना पड़ेगा? फाइनेंसिंग डिसीजन लेना होगा। फाइनेंसिंग डिसीजन के साथ साथ हम लोग जानते हैं कि हम लोग को इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के साथ साथ हम लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर डिविडेंड डिसीजन लेना होगा। और अगर तीनों डिसीजन को याद करने का कोशिश करें तो यानी एक ऐसा डिसीजन जिसमें हम लोग ये सोचने का काम करेंगे कि भैया पैसा जो है आएगा कितना, कौन से सोर्स के रूप में, ओनर्स फंड कितना होगा, बोरोड फंड कितना होगा। इस चीज को जब हम लोग यहाँ डिसीजन ले रहे थे, याद होगा हम लोग पढ़े बीएसटी में, हम लोग उसको फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो पैसा हम लोग लगाए हैं वो लगाएंगे फिक्स एसेट्स के तौर पर कितना, चाहे टैंजिबल चाहे इंटैंजिबल, जब इस बात का डिसीजन ले रहे थे तो हमारे लिए क्या रहा था? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और जब वो जो पैसा हम लोग लाए थे उसके अगेंस्ट हमको कितना का डिविडेंड पे आउट करना पड़ेगा, क्या इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ेगा, जब इस चीज से रिगार्डिंग हम लोग डिसीजन लेते हैं हम लोग कहते हैं क्या? डिविडेंड डिसीजन। अब इन तीनों डिसीजंस को लेने के लिए आप लोग बीएसटी में पढ़े होंगे कि भैया ये बहुत जरूरी होता है कि हम कैश फ्लो के पोजीशन को जानने का काम करें कि भैया मेरे पास कैश किसके वजह से कितना आ रहा है, किसके वजह से कितना जा रहा है, और आने और जाने के वजह से कितना कैश मेरे पास लास्ट में जनरेट हो रहा है, या कैश कितना मेरे पास क्या हो रहा है? लॉस्ट हो रहा है, ताकि हम इन तीनों डिसीजन को ले सके। तो इसी चीज को लेने के लिए कि भैया तीनों डिसीजन क्या होगा, हम लोग जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो उसको एनालाइज करते हैं और एनालाइज करके हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको नाम देते हैं क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्यों बना रहे हैं भाई? अभी तुरंत बात हो रहा है कि भैया इसलिए बना रहे हैं। अब सोच के देखो कि भाई अगर हमको फाइनेंसिंग डिसीजन लेना है, मतलब हमको क्या करना है भैया, मान लो कि भाई हमको कैपिटल अरेंज करना है। अब ओनर करे या बोरोड, डिसीजन किस पर आएगा? कैश के फ्लो पर। हम लोग पढ़े होंगे कि भैया इमेजिन करो कि अगर मेरे पास कैश का रेगुलर फ्लो हो रहा होगा, कैश का क्या हो रहा होगा? रेगुलर फ्लो हो रहा होगा, इनफ्लो हो रहा होगा, और रेगुलर आउटफ्लो भी हो रहा होगा, और इनफ्लो के कंपैरिजन में आउटफ्लो क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा रेगुलर तौर पर। हम बड़े आराम से क्या करेंगे? डेप्ट को लेंगे और डेप्ट को लेकर के क्या करेंगे? पे आउट कर सकते हैं। अब ये तय अगर हमको करना होगा कि हमको डेप्ट को बढ़ाना है, डेप्ट को लेना है, डेप्ट को पे करना है, बिना कैश के फ्लो को जाने हम इस बात का डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक उसी प्रकार से अगर बात करें हमको पैसा कहीं इन्वेस्ट करना है,
अब पैसा अगर कहीं इन्वेस्ट करना है तो भैया हमको जानना पड़ेगा ना कि भैया मेरे पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए है कितना पैसा और फ्यूचर में मेरे पास अवेलेबल कितना हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इन्वेस्ट करते समय इस बात को ना समझे कि मेरे पास कितना पैसा है और कहां से और आने वाला है या कहां और जाने वाला है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो सकता है गलत हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर डिविडेंड डिसीजन की बात करें कि अगर हमको इसको नहीं पता लगा कि मेरे पास कैश कितना है, कितना आ सकता है, कैश कितना मेरा फ्यूचर में जाने वाला है, अगर हमको ये ना पता लगे तो हम कहीं से भी भाई डिविडेंड से रिगार्डिंग डिसीजन लेने का काम नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से कि भैया कल को जाकर के हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना होगा, अपनी बिजनेस को स्मूथली रन करना होगा। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने बिजनेस में एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो क्या करता है बिजनेस में होने वाली जितनी भी तरह की एक्टिविटी होगी, बिजनेस में होने वाले जितनी भी तरह की एक्टिविटी होगी जिसके वजह से कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होगा, उसको शो करने का काम करेगा। किसके थ्रू हम शो करेंगे इसको, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इस चैप्टर में बेसिक तौर पे हम लोग जो सीखने वाले हैं वो क्या सीखेंगे कि भैया पैसा किससे आएगा, कितना आएगा, पैसा कितना जाएगा, किसके वजह से जाएगा, और आने और जाने के वजह से हमारे पास पैसा का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना इंक्रीमेंट होगा या कितना डिक्रीमेंट होगा। इसी बात को शो करने के लिए, जानने के लिए हम लोग बनाने वाले हैं एक पर्टिकुलर चैप्टर जिसका नाम क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना हो कि बिजनेस में कैश का फ्लो एक कारण से नहीं होता। बिजनेस में कैश का फ्लो एक कारण से नहीं होता, इसका अलग अलग कारण होता है। और अलग अलग जो कारण होगा, उस कारण को जब तक हम नहीं समझेंगे, हम कैश का स्टेटमेंट कि भैया उसका फ्लो कहाँ कहाँ से हुआ, हम इसको बना नहीं पाएंगे। तो इसको समझने के लिए कि इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस में कैश के फ्लो का रीजन क्या क्या होगा। इस रीजन को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम अपने बिजनेस में होने वाली एक्टिविटी जो हम लोग परफॉर्म करते हैं उसको हम 3 कैटेगरी में बांटेंगे। हम लोग कितनी कैटेगरी में बांट के सीखेंगे, 3 कैटेगरी में बांटेंगे। 3 कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पहली कैटेगरी को कहेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बिजनेस में जो हम लोग काम परफॉर्म कर रहे हैं जिसके वजह से हमारे यहाँ फ्लो होगा, उसमें सबसे पहला एक्टिविटी को हम लोग कहेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हम लोग दूसरा जो नाम लेने का काम करेंगे, हम लोग उसको कहेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तीसरा जो हम लोग नाम लेंगे, हम लोग उसको कहेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब अगर तीनों का मतलब समझने का कोशिश करें तो हम लोग कहेंगे सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी हर वो एक्टिविटीज जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, जिसके बगैर बिजनेस चलने वाला सही तरीके से नहीं है, जो बिजनेस के डे टू डे लाइफ में होने वाला एक्टिविटीज होगा, वो सारी की सारी एक्टिविटीज को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। यानी ऑपरेशनल एक्टिविटीज जो बिजनेस में परफॉर्म होगा, हम उन सारे ऑपरेशनल एक्टिविटीज को ही प्यार से क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो मान लीजिए कि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस करते समय क्या हो रहा है भाई, हम जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए कि उसको हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और सेल करके रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। सेल करके क्या कर रहे हैं हम लोग, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो रेवेन्यू जनरेट करेंगे, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑब्वियस सी बात है ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, है ना। ये हमारे लिए क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। क्योंकि बिजनेस को ऑपरेट करेंगे तभी क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक इसी प्रकार से बिजनेस करते समय जो ये सेल किए, इसको सेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सामान परचेज करना पड़ेगा, तभी भैया हम सेल कर पाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हम लोग परचेज करने का काम करेंगे, ये परचेज भी मेरे लिए क्या होगा भैया, एक ऑपरेशनल एक्टिविटी होगा, जो डे टू डे बिजनेस के लिए क्या होगा, हमारे लिए जरूरी होगा। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे किसी स्टाफ को अगर सैलरी देना है, अगर आप नहीं दोगे, बिजनेस ऑपरेशनल सही तरीके से नहीं रहेगा। तो ऑपरेशनल फंक्शन को बनाने के लिए सैलरी पे आउट करना भी जरूरी होगा, यह भी क्या होगा, ऑपरेशनल एक्टिविटीज का पार्ट होगा। तो यानी वो सारी एक्टिविटी जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी होगा, जिसके बगैर बिजनेस का ऑपरेशन सही तरीके से चलने वाला नहीं है, हम उन सारी एक्टिविटीज को प्यार से क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, बिजनेस में केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं होती। अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो केवल ये नहीं होगा कि सामान को हम लोग क्या करेंगे, परचेज करेंगे, सेल करेंगे और काम तमाम। बिजनेस में इसके अलावा भी एक्टिविटीज होती हैं, और उन एक्टिविटीज की मैं अगर बात करें तो एक और एक्टिविटी का नाम लेते हैं हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर बात करें तो आप नाम से समझ रहे हो कि इन्वेस्टमेंट करना है,
अब इन्वेस्टमेंट किस में करना है भैया, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग करना है फिक्स एसेट्स में, क्योंकि जब हम बात करेंगे करंट एसेट्स की वो डे टू डे वर्क में आएगा, और अगर डे टू डे वर्क में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो किसका पार्ट होगा, ऑपरेटिंग का पार्ट होगा, इसका पार्ट तो नहीं हो सकता, ठीक है, इसका पार्ट तो नहीं होगा। तो अब अगर हम बात करें इन्वेस्टिंग का तो क्या करें भाई, नॉन करेंट एसेट्स, फिक्स एसेट, चाहे वो टैंजिबल हो चाहे वो इनटैंजिबल हो, अगर उसमें हमको इन्वेस्ट करना होगा तो उसके लिए जो एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म कर रहे होंगे वो सारी एक्टिविटीज जिसका कनेक्शन किससे है, इन्वेस्टमेंट से, किससे है, डिसइन्वेस्टमेंट से, तो वो सारी एक्टिविटी हमारे लिए प्यार से क्या कहलाएगी, यहाँ पर कहलाएगी इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्लियर हो गया भाई। इन्वेस्टिंग मतलब क्या हो गया, सिंपल, कि भैया अगर हम बिजनेस में क्या कर रहे हैं भैया, फिक्स एसेट्स परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इससे जुड़ा जितना एक्टिविटी आएगा हमारे लिए क्या कहलाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाएगा। एग्जाम्पल अगर ले ले तो मान लो, इमेजिन करो हमारा बिजनेस हो और हम क्या करें, मशीन परचेज कर लें, हमारा बिजनेस हो हम क्या करें, मशीनरी क्या करें, परचेज कर ले। अब मेरा ये डे टू डे लाइफ से कनेक्शन नहीं रखता है सर, हम रोजमर्रा के काम में काम नहीं करेंगे बिजनेस में सर, हम क्या करेंगे उसको भैया, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के पर्पज से करेंगे इस काम को, ताकि हम मशीनरी परचेज करके हम क्या करें, प्रोडक्टिविटी को क्या करें, बढ़ाएं। तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगी सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर इसी मशीनरी की जगह क्या करें, परचेज की जगह इसी मशीनरी को क्या करें, सोल्ड कर दें, अगर इसी मशीनरी को क्या कर दे भाई, सेल कर दे, तो मशीनरी जो सेल की है ना सर, ये भी हमारा इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगा, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट को क्या कर रहे होंगे, कम कर रहे होंगे, डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे हमारा बिजनेस में क्या होगा, कैश का इनफ्लो होगा, और इससे हमारा क्या होगा, कैश का क्या होगा, आउटफ्लो होगा। तो वो सारा चीज जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कर रहे हैं, फिक्स एसेट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, परचेज करने के लिए कर रहे हैं, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, फिक्स एसेट को सेल करने के लिए कर रहे हैं, हम लोग क्या कहते हैं सर, इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहते हैं। हमारे यहाँ यानी अगर बात करें तो भैया बिजनेस में दो तरह की एक्टिविटी हम लोग देखें, एक देखें हम लोग ऑपरेटिंग, दूसरा देखें हम लोग ऑपरेट करने के लिए जरूरी एक्टिविटीज को हम लोग ऑपरेटिंग कह दिए, और अगर हमारे पास इन्वेस्ट करने की एक्टिविटी को कहेंगे तो हम लोग क्या कह रहे हैं, इन्वेस्टिंग। अब तीसरा एक्टिविटी आता है क्या, फाइनेंसिंग। अगर आप बिजनेस करते हो और बिजनेस करने के लिए अगर आप पैसा अरेंज करने की बात करते हो, आइदर ओनर आइदर बोरोड, अगर आप पैसे के अरेंजमेंट की बात कर रहे हो, चाहे वो ओनर कैपिटल के तौर पे हो चाहे वो बोरोड कैपिटल के तौर पे हो, तो उसका अरेंजमेंट से जुड़ा हुआ जितना भी एक्टिविटी होगा वो सारा का सारा एक्टिविटी क्या कहलाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाता है। वो क्या कहलाता है आपके लिए, यानी अगर आप बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस में ओनर कैपिटल को अरेंज करना हो चाहे बोरोड कैपिटल को अरेंज करना हो, ओनर कैपिटल जो आप अरेंज किए उसको अगर मान लीजिए आपको पे आउट करके निकलना है, अगर हम लोग जो लोन अरेंज किए, बोरो अरेंज किए, उसमें क्या किया, पेमेंट करके निकलना है, तो वो सारी एक्टिविटी क्या कहलाएगी हमारे लिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाएगी। क्या कहेगी हमारे पास, यानी एग्जांपल के तौर पे अगर देखें, अगर हम लोग शेयर्स को इशू कर दें, अगर हम लोग क्या करें, शेयर्स को इशू कर दे, अब शेयर को इशू करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फाइनेंस अरेंज हो जाएगा, और अगर फाइनेंस अरेंज हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, इनफ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखा जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग डिवेंचर को रिडीम कर दे, डिवेंचर का हम लोग क्या करें, पेमेंट करें, रिडम्पशन कर दें, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा भैया, इससे भी हमारा फाइनेंस इफेक्टेड हो जाएगा, ये भी क्या कहलाएगा हमारे लिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाएगा, जो कि आउटफ्लो का कारण बनेगा। तो बिजनेस में यानी अगर देखेंगे तो हम लोग एक तरह का काम नहीं करते, हम लोग बिजनेस में क्या कर रहे हैं, तीन तरह का काम करते हैं। और तीन तरह का काम कौन कौन करते हैं, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और एक हमारे पास कौन होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इन तीनों एक्टिविटीज की वजह से क्या होगा, पैसा या तो क्या होगा, आएगा, पैसा या तो क्या होगा, जाएगा। और इसी चीज को अगर हम नहीं जानेंगे कि पैसा किसके वजह से आ रहा है, कितना आ रहा है, पैसा किसके वजह से जा रहा है, कितना जा रहा है, और कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, तो हम कल को जा करके ये जो तीन डिसीजन लेना है ये सही तरीके से ले नहीं पाएंगे। तो सही तरीके से तीनों डिसीजन को लेने के लिए और सही तरीके से बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिजनेस में क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसको नाम देते हैं। अब यही तीनों एक्टिविटीज को यूज करके हम लोग सीखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है। क्लियर बात है। अब ये कैसे बनता है इसको हम लोग सीखेंगे इसी चीज से। क्लियर बात। अब इसको सीखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तीनों एक्टिविटी को एक एक करके देखेंगे। हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के वजह से कैश के फ्लो को जानना है तो वो कैसे निकलेगा। फिर सीखेंगे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश के फ्लो को जानना है तो वो कैसे निकलेगा, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो के फ्लो को निकालना है तो वो कैसे निकलेगा। लेकिन उसको हम लोग एक पार्ट में नहीं सीखेंगे,
उसको हम लोग 3 पार्ट में सीखेंगे। हम लोग सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पार्ट को क्लियर करेंगे, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पार्ट जो क्लियर करेंगे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का भी 2 पार्ट होगा, एक डायरेक्ट कहलाएगा, एक इनडायरेक्ट कहलाएगा। और तीसरे ये 2 पार्ट में बनेगा, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हम लोग डायरेक्ट पार्ट देखेंगे, एक देखेंगे इनडायरेक्ट पार्ट, और तीसरे पार्ट में हम लोग दोनों को एक साथ देखने का काम करेंगे, इन्वेस्टिंग को भी और फाइनेंसिंग को भी। तो सबसे पहले शुरू किसको करना होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी को। ठीक है, किसको शुरू करना होगा? अब हम लोग बात की क्या कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी सीखना है। अब सबसे पहले क्लियर करने लायक बात यह होगा कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अगर हम कैश फ्लो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड नहीं, हमारे पास टोटल मिलाकर के 2 मेथड है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालने के लिए हमारे पास कितना मेथड है? 2 मेथड। हम लोग एक को कहते हैं डायरेक्ट मेथड, और एक को हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश के फ्लो को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होता है। एक मेथड का नाम क्या है? डायरेक्ट मेथड, और एक मेथड का नाम क्या है? इनडायरेक्ट मेथड। जिसमें हम लोग सबसे पहले जो सीखेंगे पहले वाले पार्ट में, वो सीखेंगे कि डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो कैसे निकलता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी को यूज करके। ठीक है, अब पहले समझो डायरेक्ट मेथड कहते किसको है। डायरेक्ट मेथड का सिंपल मतलब ये होता है कि भाई आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उन आइटम से कैश फ्लो निकालोगे जिससे डायरेक्टली या तो कैश आते हुए नजर आएगा, या तो डायरेक्टली कैश क्या होगा? जाते हुए नजर आएगा। अगर डायरेक्टली कैश आते या डायरेक्टली कैश जाते हुए नजर आ रहा है तो उन आइटम्स को यूज करके अगर आप कैश फ्लो निकालोगे तो वो कहलाएगा आपके लिए क्या मेथड? डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो निकालने का बड़ा सिंपल तरीका यह है कि भैया जिसके वजह से पैसा आया उसको आपस में जोड़ो, और जिसके वजह से पैसा गया उसको जोड़े हुए अमाउंट में से क्या करो? घटा। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। जिसके वजह से पैसा क्या हुआ? डायरेक्टली आया, उसको क्या करो? आपस में जोड़ दो। और जिसके वजह से पैसा क्या हुआ? गया, उसको क्या करो? जोड़े हुए अमाउंट में से क्या करो? घटाओ। अब क्या होगा ऐसा करने पर? या तो रिजल्ट पॉजिटिव हो गया तो रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब अगर पॉजिटिव आया दैट मीन्स कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मेरे बिजनेस में इतना कैश जनरेट हो गया, और अगर आंसर नेगेटिव है दैट मीन्स कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से इतना कैश मेरा लॉस्ट हो गया। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो मेथड यूज कर रहे हैं उसको क्या नाम दिए? डायरेक्ट मेथड। तो अब हम लोग को सिर्फ ये इमेजिन करना है कि भाई आखिर ऐसा कौन सा आइटम होगा जिससे ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से डायरेक्टली कैश आते दिखेगा, और जिसके वजह से क्या होगा? कैश डायरेक्टली जाते हुए दिखेगा। तो ऐसा होने के लिए अगर हम इनफ्लो की बात करें, एकदम दिमाग में रखिएगा, सिर्फ ऐसा 3 ही वजह है जिसके वजह से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश आपको आते हुए नजर आएगा। पहला वजह जो आपके पास अवेलेबल है, हम लोग उसको कहते हैं कैश सेल्स। क्या कहते हैं? और चूंकि कंपनी में इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं, इससे आप इसको कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह दीजिए। कैश सेल या कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब अगर आप कैश सेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? कैश का इनफ्लो आएगा, और हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जिसकी वजह से इनफ्लो आया उसको डायरेक्ट मेथड में क्या करना है? आपस में जोड़ देना है। तो सबसे पहला आइटम जो हम लोग लेंगे उसको कहेंगे क्या? कैश सेल, या कह देंगे कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दूसरा वजह जिसके वजह से पैसा आएगा, आप इमेजिन करो कि अगर बिजनेस आप ऑपरेट कर रहे हो। अब अगर आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो तो ऑपरेट करते समय क्या होगा? आप उधार भी बेच सकते होगे। तो उधार बेचोगे तो पैसा नहीं आता प्रॉम्प्टली, लेकिन कुछ समय बाद डेटर पैसा तो देगा। तो जिस समय वो डेटर पैसा देगा कैश का इनफ्लो बनेगा, और डेटर से पैसा का लेना इज ऑपरेशनल एक्टिविटी। तो ऑपरेशनल एक्टिविटी की वजह से पैसा डायरेक्टली आते हुए नजर आने का दूसरा कारण हम इसको जोड़ेंगे इसमें, किसके लिए नाम से भैया? कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। और आप जानते हो डेटर से जुड़ा हुआ एक और चीज भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं बिल रिसीवेबल।
तो डेटर या बिल रिसीवेबल से जो पैसा आ रहा है वो बिजनेस के ऑपरेशनल एक्टिविटी के वजह से आ रहा होगा, हम उसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। आप चाहो तो दोनों को कंबाइन कर करके आप इसको ट्रेड रिसीवेबल कह दो। तो पैसा आने का जो दूसरा वजह हम लोग को दिखा वो दिखा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर या बिल रिसीवेबल। बिजनेस को ऑपरेट करने की वजह से पैसा जो आ रहा है, आने का तीसरा कारण भी है। आने का जो तीसरा कारण होगा वो क्या होगा कि भाई बहुत सारा ऐसा बिजनेस होगा ऑपरेटिंग का जो सेल नहीं करता होगा, सर्विसेज प्रोवाइड करता होगा। अब अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा तो क्या होगा, उसको भैया मान लो ब्रोकरेज मिल गया, मान लो कमीशन मिल गया ऑपरेशनल एक्टिविटी की वजह से, तो उसके वजह से भी क्या होगा, उसका पैसा आएगा, जिसको हम लोग फिलहाल प्यार से उसको कहेंगे कैश रिसिप्ट। उसको कह रहे हैं क्या यहाँ पर प्यार से, कैश रिसिप्ट, जिसमें आप लोग ब्रोकरेज रिसीप्ट, कमीशन रिसीप्ट वगैरह ले सकते हो। ठीक है, हम लोग पैसा आने का जो तीन कारण आया, तीनों का आपस में क्या किए, जोड़ दिए। तीनों का आपस में क्या किए, जोड़ दिए। डायरेक्ट मेथड में हम लोग तीनों का आपस में जोड़ देंगे। इसके बाद जिसके जिसके वजह से पैसा जाएगा बिजनेस ऑपरेट करने के कारण, हम उसको इन तीनों जोड़े हुए अमाउंट में से क्या करेंगे, घटा देंगे। अब अगर आप इमेजिन थोड़ा सा करो तो आपको अकल में अभी तुरंत अड़ जाएगा कि भैया सेल की वजह से पैसा आया है तो परचेज की वजह से पैसा जाएगा। इसका मतलब हम लोग जो घटाने का काम करेंगे वो सबसे पहले करेंगे किसको, कैश परचेज को कर दो। कैश परचेज आउटफ्लो जनरेट करेगा, और हम लोग पढ़े हैं कि अकाउंट्स में भैया माइनस करने के लिए ब्रैकेट में इंडिकेट कर दिया जाता है। तो भैया जो जितना का परचेज किए होंगे कैश में, हम लोग क्या किए, उसको जुड़े हुए अमाउंट में से घटा दिए। अब अगर डेटर की वजह से पैसा आया है, बिल रिसीवेबल की वजह से पैसा आया है, तो क्रेडिटर और बिल पेबल की वजह से पैसा जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, इसमें घटाएंगे किसको, कैश पेड टू क्रेडिटर, और साथ ही साथ आप ले लो बिल पेबल, या इसको आप कह दो ट्रेड पेबल्स। इसके वजह से पैसा क्या होगा, जाते हुए आपको नजर आएगा। इसको भी क्या किया हम लोग, घटा दिए। अब अगर कैश रिसिप्ट आने का जरिया बन गया तो कैश पेमेंट जाने का जरिया मिलेगा। जैसे अभी हम थोड़ा देर पहले स्टार्टिंग में बोले थे कि भैया सैलरी पे कर दें, ये बिजनेस का ऑपरेशनल वर्क है। सैलरी पे करेंगे तो पैसा क्या होगा, आउटफ्लो होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से वो कैश पेमेंट का पार्ट बन जाएगा, है ना। ठीक उसी प्रकार से कैश पेमेंट के पार्ट में अगर आप देखोगे तो रेंट पेमेंट, है ना, जिसको आप कैश पेमेंट या कैश एक्सपेंसेस कह दो। कैश पेमेंट से ज्यादा बढ़िया हम क्या लिख देंगे, कैश एक्सपेंसेस कह देंगे। यानी रेंट पे की बात कर लो, इलेक्ट्रिसिटी पे की बात कर दो, रॉयल्टी पे की बात कर दो, जो बिजनेस के ऑपरेशनल एक्टिविटी का से जो पैसा जा रहा है खर्च के तौर पर, हम उसको यहाँ कैश एक्सपेंस के नेम से इंडिकेट कर दिए। अब क्या होगा, तीन जोड़ा हुआ अमाउंट है, तीन घटाया हुआ अमाउंट है। जब आपस में जोड़ घटाव करेंगे तो या तो ये रिजल्ट पॉजिटिव होगा या तो रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब अगर ये पॉजिटिव है तो हम इसको नाम देंगे कि भैया ये क्या हुआ है, कैश जनरेट कर गया है। क्या हो गया, कैश। और अगर ये नेगेटिव है तो हम कहेंगे कि मेरा कैश लॉस्ट हो गया है। किसके वजह से भाई, तो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन अभी फाइनल कहानी नहीं हुई है, अभी कहानी बाकी है। अभी हम लोग सिर्फ कैश जनरेटेड या लॉस निकालें, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से अभी और कारण है जिसकी वजह से पैसा का आउटफ्लो या इनफ्लो होगा। अब पैसा का आउटफ्लो होने का एक और कारण हो सकता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से, उसको कहेंगे इनकम टैक्स पे करना। क्योंकि बिजनेस इनकम टैक्स क्या करता है, पे करता है, जो कि उसके बिहाफ पे बिजनेसमैन पे कर रहा है, बट जाता तो पैसा बिजनेस का ही है और वो बिजनेस के ऑपरेशनल एक्टिविटी की वजह से ही जाता है। तो जितना भी इनकम टैक्स साल भर में पे किया गया हो, चाहे वो पिछले साल का हो, चाहे वो इस साल के लिए हो, चाहे वो अगले साल के लिए हो, जितना टैक्स पे किया गया होगा इनकम टैक्स, वो मेरा क्या होगा, कैश का आउटफ्लो होगा, जो कैश को यहां घटा के दिखाएगा। जिसको हम लोग क्या करेंगे, यहां इनकम टैक्स पेड को घटाएंगे। किसको घटाएंगे, इनकम टैक्स पेड। याद रखना, फिर बोल रहे हैं, इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर जो भी पेड हुआ होगा, चाहे वो पिछले साल का होगा, चाहे वो इस साल के लिए होगा, चाहे वो हम एडवांस में टैक्स दे दिए होंगे, जिस साल का भी हम पे कर रहे होंगे इस साल में, ड्यूरिंग द ईयर में, उसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि इससे मेरा पैसा का क्या हो रहा है, आउटफ्लो होगा। ठीक है बात। अब जो आया अमाउंट, ये मेरे पास जो आएगा, ये मेरे पास जो आएगा, ये मेरे लिए कहलाएगा, एक सेकंड, शिट बंद करना,
चल अब अगर बात को क्या बोले, एडवांस पे किए तो भी हम साल भर में चाहे पिछले साल का पेड किए हो, चाहे अगले साल का पेड किए हो, चाहे इस साल का पेड किए हो, वो सारा अमाउंट क्या करेंगे हम इनकम टैक्स पेड का क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है बात। अब जो अमाउंट आया ये मेरा कैश जनरेटेड या लॉस्ट है। लेकिन एक सेकंड और रुकना, कैश जनरेटेड और लॉस को निकालने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम टैक्स पे किए उस पर टैक्स कुछ रिफंड आ जाता है। अब अगर टैक्स पे करने पर अगर मेरा टैक्स क्या हो गया, रिफंड आ गया, तो ये ऐड भी यहीं पर कर लेना है कि भैया जितना टैक्स रिफंड आया है उस टैक्स रिफंड को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। और अब जो अमाउंट आया ये मेरे लिए अगेन कहलाएगा कैश जनरेटेड, नेगेटिव हुआ तो लॉस्ट, लॉस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन बिफोर फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन इसको कहेंगे कि बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। ये क्या है, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहने का मतलब ये होता है कि भाई बहुत बार ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा कि बिजनेस में जो पैसा आया या गया है वो बहुत बार नजर आएगा कि भैया किसी ऐसे वजह से आएगा जो रोज नहीं होता है, बट जिसका कनेक्शन अगेन इन्वेस्टमेंट या फाइनेंसिंग से नहीं। जैसे भाई आप इंश्योरेंस कराए हुए होंगे पहले से, और मान लीजिए कि भैया आपके यहाँ जो ना अर्थक्वेक वगैरह आ गया होगा और उसका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया, रोज तो नहीं होगा, बट इसका इन्वेस्टमेंट से कोई कनेक्शन, इसका फाइनेंस से कोई कनेक्शन ना होने की वजह से इसको हम कहाँ डाल रहे हैं, यहां ट्रीट कर रहे हैं और उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, दो बातों का, या तो पैसा आएगा या तो पैसा। अब अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पैसा आया तो मेरा अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसिप्ट अगर है हम इसको ऐड करेंगे, और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर पेमेंट है तो हम इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। और अब जो फाइनल कंक्लूजन आएगा अगर ये पॉजिटिव है तो इसको कहेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन केस अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये जो फ्लो है इसको हम कहेंगे यूज्ड। कितना मेरा कैश क्या हुआ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हुआ, यूज हो गया। हम इसको कह रहे हैं नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और डायरेक्ट मेथड से हमको पता लग जाएगा कि मेरा कितना कैश का एक्चुअली फ्लो हुआ या कितना कैश मेरा क्या हुआ, यूज हुआ। ये हमको आसानी से क्या होगा, पता लग जाएगा। मेरा डायरेक्ट मेथड यहां पर जाकर के समाप्त होता है। ठीक है बात, उम्मीद है